हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज हमारे पास चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया आसियान रिलेशन। बाकी ये दो एडिटोरियल्स हैं, कुछ एक पॉइंट्स काम के हैं जो हम लोग पिक कर सकते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट होगा आर्कटिक मेल्टिंग का इम्पैक्ट इंडियन मानसून समर पर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ना मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मणिपुर का जो पूरा सिनेरियो है हमने कई बार डिस्कशन में अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझा हुआ है। ठीक है, 2008 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसको लैप्स कर दिया इन्होंने, यानी कि कुकी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट फिर से मिलिट्री एक्शन शुरू करना चाहती है मणिपुर गवर्नमेंट लेड बाय बीरेन सिंह। ठीक है, जो कि आते हैं मिताई कम्युनिटी से। राइट, इनकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर दी है, तो हम सेम चीज में वापस नहीं जाते हैं। बाकी यहाँ पर अभी एक ड्रोन अटैक हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसमें डेथ भी हुई है। इनफैक्ट जो मणिपुर के पूर्व सीएम रहे, चीफ मिनिस्टर, उनके घर पर भी अटैक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर गवर्नर से मिले हैं और उन्होंने ये डिमांड भी किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये पूरी तरीके से इस मैटर को स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दे, क्योंकि अभी तक एक सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया था सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए कि किस तरीके से आपको इस कन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है। बट अब स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है, अब आप पूरी तरीके से ये अथॉरिटी हमारे हाथ में दे दीजिए इस कन्फ्लिक्ट को हैंडल करने की। मणिपुर चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह met गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। He demanded a targeted action by central security forces at militant camps in the hills. ए ड्रोन अटैक इन द इम्फाल वेस्ट रिक्वायर्स ए प्रोफेशनल अप्रोच। ठीक है, तो अब जिस तरीके से ये कन्फ्लिक्ट थोड़ा हाई लेवल पे जा रहा है, तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच डिमांड करता है। अब ये एकदम नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, ये बातचीत से सॉल्व होने वाला मैटर नहीं रहा अब। ओके, एनीवे आगे चलते हैं। नो, जैसा कि इस गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स, पहले भी दो तीन मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर में जिन्होंने मैथडोलॉजी पे कुछ क्वेश्चन उठाए थे और उन्हें फिर रिजाइन करने के लिए फोर्स किया गया। सिमिलरली सीएजी के अंडर में भी जो टीम काम करती है उसमें से भी कुछ मेंबर ने गवर्नमेंट स्कीम्स में चल रहे करप्शन, जैसे जन आरोग्य योजना है, उसमें उन्होंने कहा था कि एक ही मोबाइल नंबर पे 9 लाख से ज्यादा आईडी कार्ड रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, फिर एक और मैटर निकल के आया था गंगा एक्सप्रेसवे का, कि 18 करोड़ पर किलोमीटर से बनने वाली कॉस्ट बढ़ाकर 250 करोड़ पर किलोमीटर कर दी गई। कहाँ 18 करोड़, कहाँ 250 करोड़ रहे। तो ये करप्शन की कुछ बातें उठी थी, तब वो सीएजी में भी जो लोग थे उनके ट्रांसफर कर दिए गए केरल में। और वैसे ही कुछ यहाँ पर हुआ है कि एक कमेटी बनाई गई थी, दैट इज स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। 14 मेंबर कमेटी थी लेड बाय प्रणब सेन। इन्होंने भी यही कहा, कल कल इनको कह दिया गया है कि आपकी कमेटी जो है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व की जाती है। तो ही इज ऑल्सो सेइंग दैट आई हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट हैपेंड, आई गॉट एन ईमेल दैट द कमेटी हैज बीन डिसबैंडेड। और ये सब क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पर इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किया था व्हाई देयर इज डिले इन कंडक्टिंग द सेंसस। ओके, सो दिस इज, जब लोग कहते हैं कि तानाशाही की तरफ जा रहा है देश, तो उसमें ये छोटी छोटी बातें ही होती है कि आखिर आप कोई भी अगर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है तो आप या तो उनको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हो या फिर उनको रिजाइन करने के लिए फोर्स कर देते हो, जैसे उर्जित पटेल का भी हुआ था, उन्होंने पर्सनल रीजन देके रिजाइन कर दिया था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आपने कमेटी सीधे सीधे डिसबैंड कर दी विदाउट गिविंग दी प्रॉपर रीजन। इट वॉज फॉर्म्ड इन जुलाई 2023। दिस कमिटी वॉज सपोज टू एडवाइज यूनियन गवर्नमेंट ऑन सर्वे मैथडोलॉजी एंड टू फाइनलाइज ए टेबुलेशन प्लान ऑफ सर्वे। हालांकि यहाँ पर जो इन लोगों ने ईमेल भेजा उसमें बस ये लिखा कि आपका जो वर्क है वो ओवरलैप हो रहा है विथ रिसेंटली फॉर्म्ड स्टीयरिंग कमेटी फॉर नेशनल सैंपल सर्वे। बट द थिंग इज कि जैसे ही इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्यों डिले किया जा रहा है सेंसस, तो उसके बाद ही इसको डिसबैंड करने का एक्शन लिया गया। ठीक है, तो अगेन उतनी काम की न्यूज नहीं है। एमपॉक्स एमपॉक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑन 17 अगस्त। ओके, इसके नोट्स भी आपको 17 अगस्त की पीडीएफ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे देखेंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से ये टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा आपका। दूसरा है स्विस पीस प्रोसेस। अब देखिए, इसको हम लोग ज्यादा सीरियसली इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इंडिया खुद इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। ठीक है, इंडिया ने जब इसका फर्स्ट सेशन हुआ था तो वहां पर जो आउटकम निकल के आया उसको इंडिया ने टोटली कह दिया था कि वी आर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम दिस। ठीक है, हम लोग इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। बट यहाँ पर ये लोग चाहते हैं, खासकर यूक्रेन, कि इंडिया सेकंड जो होने वाला है स्विस पीस कॉन्फ्रेंस उसको अटेंड करे। बट द थिंग इज कि हम रशिया को एंटेगोनाइज नहीं करना चाहते।
और फर्स्ट वाले में रीजन ये था कि बाकी कंट्रीज यहाँ पे बैठी हुई थी पीस प्रोसेस की बात करने के लिए, लेकिन खुद यूक्रेन और रशिया ही नहीं आए थे। जो पार्टी कन्फ्लिक्ट में है अगर वही नहीं आ रही है तो फिर तीसरी पार्टी जाके भी क्या कर लेगी। ओके, इसलिए हम इस टॉपिक को ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आफ्टर दिस समिट इन जून, इंडिया हैड इशूड ए स्टेटमेंट डिसोसिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम इट्स आउटकम एज इट डिड नॉट इन्वॉल्व रशिया एंड यूक्रेन। अब ये सेकंड पीस समिट होगा इन अक्टूबर नवंबर, तो यहाँ पे यूक्रेन चाहता है कि इंडिया भी पार्टिसिपेट करे, बट इंडिया नहीं करना चाहता। चलिए आज हम लोग इंडिया आसियान को भी डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये भी एक छोटी सी न्यूज है। होमलेस ओडिशा वेमेन गैंगरेप फॉर मंथ्स। अब नाउ जब हम लोग विमेन सेफ्टी की बात करते हैं तो इनके अगेंस्ट जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है या फिर इनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स कर दिया जाता है या रेप जैसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी और बनती है कि हम लोग एक सेफ शेल्टर भी प्रोवाइड करें वेमेन्स को। अगर होमलेस रहेंगी, सड़क पे रहेंगी, तो फिर रेप के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को घर प्रोवाइड करे, खासकर जो होमलेस लोग हैं। राइट, तो वो बस आप एक फॉर्डर पॉइंट की तरह उसी जो हमने जितनी बात की अभी तक विमेन सेफ्टी पर, उसमें ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पर काफी कुछ है हमारे काम का। फर्स्ट है यहाँ पे आसियान की बात हो रही है। Okay. दूसरा यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा है, बट अगेन यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म ज्यादा मिलेगा बिकॉज ये है कौन, ही इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि केरल के इस वक्त जिस तरीके से रिलेशन चल रहे हैं सेंटर के साथ, आपको यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म ज्यादा मिलेगा। हालांकि इनके हर क्रिटिसिज्म उतना वैलिड नहीं है एज पर मी। नेक्स्ट आर्टिकल है विद और विदाउट चाइनीज कंपनीज इन क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसकी भी बात करेंगे और इन बाकी दो आर्टिकल्स की भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो दो कंट्रीज की विजिट पर गए हैं। वन इज ब्रुनेई और दूसरा सिंगापुर। राइट, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं पहले और फिर पूरे आसियान की बात करेंगे। देखिए, ये यहाँ पर हम पूरे आसियान रिलेशन है। पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि ब्रुनेई के बारे में अभी तक हमने जितनी बात की उसमें क्या क्या चीजें निकल के आई थी। ब्रुनेई के बस हमें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, सो पहले हम ब्रुनेई से ऑयल इंपोर्ट करते थे, बट वो हमने रिड्यूस कर दिया क्योंकि हम फिर रशिया से ज्यादा इंपोर्ट करने लगे। दिस इज वन थिंग। सेकेंड, फिर हमने इसके बदले में कहा कि नहीं, हम लोग गैस इंपोर्ट बढ़ाएंगे ब्रुनेई से। ठीक है, ताकि उसकी भी एक इनकम हो सके और किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा ट्रेड बढ़ सके। थर्ड, ब्रुनेई हमें ऑफर करता है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर अ स्पेस ऑब्जर्वेशन मिशन, या स्पेस मॉनिटरिंग कर लीजिए। जो हमारे मिशन लॉन्च होते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस मिल जाता है। ठीक है, देन इसके बाद बाकी वो सब तो आप जानते ही हैं। आसियान है तो ऑब्वियसली बात है, साउथ चाइना सी का इशू आता है, मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये चार चीजें हम लोगों ने ब्रुनेई के साथ की। सिमिलरली सिंगापुर के साथ हमारे पास क्या क्या चीजें निकल के आई। सिंगापुर की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैं इसके लिए थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा। हम लोग सिंगापुर की बात कर लेते हैं, उसके बाद ओवरऑल आसियान पे आते हैं। सी सिंगापुर को हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए इकोनॉमिक गेटवे टू आसियान, क्योंकि हमारा जितना भी ट्रेड है पूरे आसियान के साथ, आप मान लीजिए कि अगर हमारा आसियान के साथ $117 बिलियन का ट्रेड है, तो इसमें से करीब $115 बिलियन तो अकेले सिंगापुर के साथ ही है। और ये सब क्यों? क्योंकि सारी की सारी एफडीआई लगभग वहीं से आती है हमारी। ओके, सो फर्स्ट सिंगापुर का रेलेवेंस क्या है? इट इज ए मेजर फाइनेंशियल हब। तो ये एक इकोनॉमिक गेटवे हो सकता है इस पूरे आसियान रीजन्स के लिए। ये हमारी काफी सारी इंडियन कंपनीज के लिए एक बेस की तरह काम कर सकता है और फिर यहाँ से हम लोग फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं इनटू द मार्केट ऑफ आसियान। आसियान की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। ओके, अराउंड 50 करोड़ से ऊपर का मार्केट है उनके पास पॉपुलेशन वाइज। इसके अलावा हमने सीसा ज्वाइन किया हुआ है इनके साथ, तो इसकी मदद से हम लोग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को एक बूस्ट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीआई पे नाउ का लिंकेज हमने शुरू किया। ओके, तो हमारा जो जितना भी स्टैक है, जिसे हमने डिजिटल स्टैक या इंडिया स्टैक नाम दिया है, वो सब हम सिंगापुर के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरा इसकी लोकेशन, तो वो
फिर पिक्चर में आता है मलाक्का स्ट्रेट, राइट। हम लोग इनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं ऑलरेडी, सिम्बैक्स, राइट। फिर देन अब जितनी भी हमारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजी वाइज भी सिंगापुर काफी आगे है, ठीक है। तो उसमें हम लोग साथ में कॉपरेट कर सकते हैं फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, या ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी, राइट। नेक्स्ट इज कि सप्लाई चेन रेजिलियंस। सप्लाई चेन रेजिलियंस की जब हम लोग बात करते हैं, कोविड के टाइम चाइना में जब लॉकडाउन लगा तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई थी, राइट। तो उसी के क्योंकि यहाँ पर सेमीकंडक्टर में इसकी भी अच्छी खासी पकड़ है, ठीक है। सिंगापुर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में काफी बेटर है और हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं। हमने इतने सारे जो सेमीकंडक्टर मिशन चल रहे हैं, सेमीकंडक्टर पे हमने ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में पूरा सेशन किया हुआ है पहले, ठीक है। तो ये सिंगापुर की बात हो गई। अब बात करें अगर हम आसियान की, तो पूरे फीचर पे आने से पहले ये देखते हैं कि आखिर ये पार्टनरशिप शुरू कब से हुई थी। तो सबसे पहले ये पार्टनरशिप शुरू हुई थी हमारी इनके साथ 1992 में, लेकिन 92 में हमने सिर्फ आसियान के साथ शुरू किया था सेक्टरल डायलॉग, यानी कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोग एक फॉर्मल एंगेजमेंट हमने शुरू कर दी थी, ठीक है। फिर 3 साल बाद 1995 में जाकर हमने इसको डायलॉग पार्टनर का स्टेटस दिया, यानी कि अब हम लोग हर फील्ड पे बातें कर रहे हैं और ये वो भी हमने फॉरेन मिनिस्टीरियल लेवल तक इसको एलिवेट किया, ठीक है। सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक बार टाइमलाइन क्लियर हो जाए पूरी, ठीक है। उसके बाद 2002, ठीक है, 2002 में हमने ये पार्टनरशिप समिट लेवल पे कर दी, यानी कि हेड ऑफ स्टेट, ये आसियान के सभी मेंबर्स के हेड ऑफ स्टेट और इंडिया के हेड ऑफ स्टेट। सिमिलरली 2012, ठीक, 2012 वो टाइम था जब हम लोग ने एस्टैब्लिश की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ओके। और 2022 जो अभी निकला है उसको हमने 30 ईयर्स की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किए और इस ईयर को हमने कहा था इंडिया आसियान फ्रेंडशिप ईयर, राइट। अगर आसियान के ओवरऑल मार्केट की बात करें हम, तो करीब 65 करोड़ की पॉपुलेशन है, ओवरऑल 3.2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, ठीक है। तो अच्छा खासा बड़ा मार्केट है। अगर ट्रेड की बात करें हम लोग, तो ट्रेड यहाँ पर है हमारा ऑलमोस्ट 110 बिलियन डॉलर, ओके। एंड आसियान इज इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ओके। और विद इन आसियान हमारा सबसे बड़ा पार्टनर कौन है, तो वो सिंगापुर है, क्लियर। तो ये बेसिक बात हुई आसियान के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कि हमें क्वेश्चन मेंस में किस तरीके से आएगा। सबसे पहले तो कि आखिर इंडिया का विजन क्या है, क्यों हम आसियान के साथ गए थे, क्योंकि हमें कॉपरेशन करना था इन वेरियस एरियाज लाइक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिक, जियो इकोनॉमिक, कनेक्टिविटी एंड सोशल एंड कल्चरल, ठीक है। तो वन बाय वन इन सबको जल्दी से देख लेते हैं। अब अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे देखें, तो पॉलिटिकल लेवल पे हम आसियान के साथ सिर्फ बायलैटरल बेसिस पर ही एंगेज नहीं करते हैं, हम इनके साथ और भी अलग अलग समिट पे एंगेज करते हैं, जैसे ईस्ट एशिया समिट, ठीक है, आसियान रीजनल फोरम, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, एक्सपेंडेड आसियान मैरीटाइम फोरम। मैरीटाइम तो सबसे बड़ा इशू बन चुका है ना ड्यू टू साउथ चाइना सी। तो ये इतने सारे फोरम में हम लोग आसियान के साथ डील करते हैं पॉलिटिकल लेवल पर। जियो स्ट्रेटेजिक लेवल, सो वी हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। और मेनली फोकस होता है हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल पर मैरीटाइम में, ठीक है, ड्यू टू अगेन चाइना इशू। देन दो जॉइंट इनिशिएटिव्स हमने इनके साथ लॉन्च किए थे। वन वॉज आसियान इंडिया कॉपरेशन फंड एंड सेकेंड वॉज आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ये पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पता रहेगा ना, तो फिर आपके आंसर में उतनी डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी, आपका पूरा फोकस चाइना पे रह जाएगा, पूरा फोकस मलाक्का स्टेट पे रह जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि हमने इनके साथ एक कॉपरेशन फंड भी बनाया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी बनाया हुआ है, राइट। थोड़ा सा गला खराब है, सो सॉरी फॉर दैट। इकोनॉमिक लेवल पे बात करते हैं, सो ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं, तो आसियान इज इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद बायलैटरल ट्रेड रीचिंग अराउंड 70 बिलियन डॉलर। ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, एक्चुअली हमारा बायलैटरल ट्रेड 110 बिलियन डॉलर रहा है इन 21-22, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, आई एम सॉरी फॉर दिस, इसको कट कीजिए। ये फोर्थ नहीं, हम लोग सिक्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स हैं और ये 70 बिलियन डॉलर नहीं, हम लोग 110 बिलियन डॉलर हैं,
ठीक है, ये पुराने नोट्स हैं तो वो उस हिसाब से रहा है। एनीवे, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने एफटीए साइन किया था इनके साथ इन गुड्स इन 2009। फिर गुड्स से आगे चल के हमने सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट में भी एफटीए साइन किया इन 2014। अब सर्विस सेक्टर में जब एफटीए की बात आती है ना, तो कुछ कंट्रीज हैं जैसे फिलीपींस, वो थोड़ा सा अगेंस्ट होती है इंडिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि इंडिया के इंग्लिश एजुकेशन पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये हमारे यहाँ आकर पूरे बीपीओ वगैरह की जॉब्स कैप्चर कर लेंगे, राइट। तो कुछ कंट्रीज ने इस सर्विस ट्रेड को सर्विस में एफटीए को काफी टाइम तक डिले किया। उसके बाद जब 2014 में साइन भी हुआ था, तो फिलीपींस ने कहा था कि हम इससे बाहर रहना चाहेंगे। आप ओवरऑल आसियान के साथ कर लीजिए, बट फिलीपींस उस टाइम सर्विस सेक्टर में एफटीए से बाहर रहा, कि इंडिया की अगर पॉपुलेशन का फ्री फ्लो होने लगा फिलीपींस में, तो दे आर बेटर एजुकेटेड, बेटर इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज, तो फिर उनका बीपीओ सेक्टर सफर करेगा। ओके, कॉमोडिटी ट्रेड देख लेते हैं इंडिया आसियान का। इट इज $110 बिलियन एज ऑफ 22। ओके, बट अगेन द थिंग इज कि जो ट्रेड बैलेंस है वो उनके फेवर में है। पाम ऑयल एंड ये सब हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं इनसे, उस वजह से हम लोग एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये लोग हमसे बेटर हैं आज। टेक्सटाइल में भी वियतनाम जैसी कंट्रीज हमसे बेटर हैं। ओके, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है हमारा इनके साथ। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ $42 बिलियन का, ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं हमें $68 बिलियन का। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट बायलैटरल ट्रेड विद आसियान हैज क्रॉस $100 बिलियन। कंसल्टेशन मैकेनिज्म बनाए हुए हैं, बिकॉज जब भी ट्रेड आप किसी के साथ करोगे तो कुछ डिस्प्यूट्स होना भी ऑब्वियस है। ठीक है, उसके अलावा प्रमोशन करना है तो आपस में नेगोशिएट भी करना पड़ता है, बिजनेसेस को भी, गवर्नमेंट को भी। तो उसके लिए भी हमने कंसल्टेटिव मैकेनिज्म बना रखा है, आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर इंडिया कंसल्टेशन एंड आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्यूमुलेटिव एफडीआई जितनी आई है यहाँ से $117 बिलियन, बट उसमें से $115 बिलियन एफडीआई अकेले सिंगापुर से आती है। और वो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का ही ब्लैक मनी होता है जो सिंगापुर जाता है और राउंड ट्रिप होकर वापस इंडिया में इन्वेस्ट हो जाता है। कनेक्टिविटी कॉर्पोरेशन में दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे, आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे और दूसरा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। दोनों में ही म्यांमार इंपॉर्टेंट था, लेकिन इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम ये रही है कि हमारे प्रोजेक्ट में डिले बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से ये कंट्री हमारे साथ उतना ज्यादा इंगेज करना पसंद नहीं करती। चाइना की बात कीजिए, इंडोनेशिया में उसने मेट्रो रेल बना के दी। और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड में चाइना ने बहुत तेजी से इंप्लीमेंट करे। रिमेंबर, म्यांमार में ही कैक्टू पोर्ट, ये भी चाइना ने बना के दिया है। तो हम लोग इनके साथ साइन तो करते हैं एग्रीमेंट, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट्स में हद से ज्यादा डिले होता है, जबकि चाइना ये सारे प्रोजेक्ट बहुत तेजी से करके देता है टाइम से पहले। ठीक है, तो ये हम लोग कनेक्टिविटी बढ़ाना जरूर चाहते हैं, लेकिन हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है अभी तक वो उतनी नहीं रही है कि सामने वाली कंट्रीज हम पे ट्रस्ट कर सकें इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, राइट। सेकेंड इज एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं, तो हम स्कॉलरशिप देते हैं इनके बच्चों को, कल्चरल एक्सचेंज होते रहते हैं। आपने देखा होगा रामायण वगैरह इंडोनेशिया में भी होती है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने में मदद करते हैं इन वेरियस सेक्टर्स लाइक यूथ या वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑल दोस। ठीक है, कल्चर सोशल कोऑपरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट लिखना पड़ता है। ठीक है, चैलेंजेस की बात करें तो जो ऊपर जो हेडिंग्स हमने डिसाइड किए उसी के अंडर में ही अगर आप देखेंगे पॉलिटिकली क्या चैलेंज है, इकोनॉमिकली क्या चैलेंजेस है। ठीक है, पॉलिटिकली सबसे बड़ा चैलेंज है बीजिंग, दैट इज चाइना। ठीक है, और उसके अलावा यूएस चाइना का भी जो कन्फ्लिक्ट है वो इस रीजन में भी स्प्रेड है। जैसे अब ब्रुनेई हो गया, ठीक है, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, ऑल दीज कंट्रीज आर क्लोज टू चाइना, वियतनाम, सॉरी, यूएसए, ऑल दीज कंट्रीज आर क्लोज टू यूएसए। एट द सेम टाइम कुछ कंट्रीज हैं जो थोड़ा सा चाइना की तरफ टिल्ट रखती हैं, जैसे लाओस एंड कंबोडिया, राइट। म्यांमार भी उधर ही टिल्ट करती है। अभी थाईलैंड में थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही है, तो उधर भी फिर वो बीजिंग का एक फैक्टर आ जाता है। ठीक है, और इन कंट्रीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम चाइना यूएसए की राइवलरी में नहीं पिसना चाहते। ठीक है, आप लोग को जो भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है, यू बोथ आर वेलकम। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, यू बोथ आर वेलकम। ठीक है, लेकिन चाइना का जो बुली करने का नेचर है, स्पेशली फिलीपींस और वियतनाम को, उस वजह से इन लोगों को ना चाहते हुए भी यूएसए को इन्वाइट करना ही पड़ता है अपने पास। ठीक है, बट द थिंग इज कि ये जो यूएसए चाइना का कन्फ्लिक्ट है, इस वजह से आसियान थोड़ा सा इनस्टेबल रहता है। आसियान कहता है चाइना को कि आपको जो भी नेगोशिएट करने हैं साउथ चाइना सी को लेकर, आपकी जो 9 डैश लाइन है उसको आप कलेक्टिवली नेगोशिएट कीजिए। यानी कि आसियान के 10 मेंबर्स प्लस चाइना, हम लोग बैठ के बात करेंगे इस डिस्प्यूट पे। बट चाइना कहता है नहीं,
मैं सबके साथ वन बाय वन डील करना चाहता हूँ। ठीक है, इधर फिलीपींस है तो मैं उसके साथ सेटल कर लूँ, बॉर्डर कहाँ रहेगी, इधर वियतनाम है मैं उसके साथ सेटल कर लूँ। ठीक है, इधर ऊपर मलेशिया एंड ब्रुनई एंड इंडोनेशिया है तो मैं उनके साथ सेटल कर लूँ। बट होता ये है कि जब वन ऑन वन मीटिंग होगी ना तो चाइना ज्यादा वेटेज रखता है, ज्यादा भारी पड़ेगा उसमें। ठीक है, एक कंपनी उसको क्या करना है, सिर्फ कुछ फंड ही तो देने हैं, पैसे लो, एग्री कर जाओ, राइट। कि जो फाइनेंशियल पावर चाइना के पास है वो किसी और के पास नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि कलेक्टिवली आप डील कीजिए साउथ चाइना सी के इशू को, राइट। अब इसीलिए ये कंट्रीज इंडिया को भी इनवाइट करती है कि चलिए यूएसए तो अपनी जगह है, बट इंडिया भी रहेगा तो चाइना पे ज्यादा प्रेशर रहेगा। जैसे वियतनाम ने बुलाया इंडिया को, आप आइए हमारे यहाँ ऑयल ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन कीजिए, और इंडिया ने डील साइन भी की। चाइना ने प्रोटेस्ट भी किया क्योंकि ये जो ऑयल ब्लॉक है वो उसकी 9 डैश लाइन के अंडर में आता है, बट इंडिया फिर भी उस डील के साथ आगे गया। उसके अलावा फिलीपींस एंड वियतनाम को हमने सेल किए हैं अपने ब्रह्मोस मिसाइल, अपने तेजस, ठीक है, ताकि वो भी अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथन कर सके। तो ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं इस रीजन में। इसके अलावा इंडिया की जो मेंबरशिप है क्वाड में, ठीक, वो भी एक कंसर्न है इस रीजन के लिए। जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, तो यहाँ पर एक तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है लगभग इन सभी कंट्रीज का साउथ चाइना सी में चाइना के साथ। ओके, तो इस वजह से उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखती है इस रीजन में, और वो यूनिटी भी नहीं है क्योंकि चाइना का भी वही ब्रिटिशर्स की तरह एटीट्यूड है कि इनकी जो यूनिटी है 10 मेंबर्स की उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम किया जाए। अगर ये पूरे 10 मिलके नेगोशिएट करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर कर पाएंगे। तो ये इनको फंड दे देकर या फिर अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके, ठीक है, इस तरीके से इनको अपने से थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है। इकोनॉमिक कंसर्न्स, अब सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंसर्न ये था कि इंडिया ने आरसेप का मेंबर नहीं बना। ठीक है, जबकि आसियान मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि आप बनिए क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, आसियान कंट्रीज को एक इतना बड़ा मार्केट मिल जाता है एकदम फ्री ट्रेड करने के लिए। हालांकि एफटीए है हमारा, बट उसके अलावा भी अगर आरसेप में पूरा हो जाता तो ज्यादा बेटर होता आसियान कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो इसने कहीं ना कहीं आसियान को थोड़ा डिसअपॉइंट किया कि इंडिया बात करता है ट्रेड की, जब आप हमारे साथ एफटीए साइन करने को तैयार हो, ठीक है, आपने ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया सबके साथ एफटीए साइन कर रखा है, तो फिर आपको आरसेप में आने में प्रॉब्लम क्या थी। हमारी प्रॉब्लम थी चाइना की, इससे चाइना से आने वाला जो प्रोडक्ट है वो और ज्यादा आएगा हमारे यहाँ और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी उस पर बढ़ जाएगी। तो वो वैसे भी बढ़ रही है। चाइना कुछ नहीं करता, चाइना इन दूसरी कंट्रीज में अपना सामान भेजता है, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करेगा श्रीलंका में या फिर आसियान कंट्रीज में, और फिर इंडिया भेज देगा क्योंकि यहाँ पे फ्री ट्रेड है। ग्रोइंग ट्रेड इम्बैलेंस, तो यहाँ पर इम्बैलेंस हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा $100 बिलियन से ज्यादा का है, लेकिन उनके फेवर में हमारा एक्सपोर्ट उतना प्रमोट नहीं होता। इसलिए इंडिया इनसे कई बार रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज हमारे एक्सपोर्ट्स को आने दीजिए अपने मार्केट में, अपना मार्केट थोड़ा ओपन कीजिए। जैसे फिलीपींस को कि आप सर्विस सेक्टर ओपन कीजिए। ठीक है, हमारी तो स्ट्रेंथ सर्विस सेक्टर, ये मैन्युफैक्चरिंग तो उतनी ज्यादा है नहीं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत छोटी हैं तो उनको लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, तो वो टैरिफ लगा सकती हैं फिर हमारे प्रोडक्ट्स पे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो ट्रेड बैलेंस बढ़ता जा रहा है उस वजह वो भी हमारे लिए कंसर्न है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट। उसके अलावा इनका ये कहना है कि देखिए इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इनके कस्टम प्रोसीजर्स बहुत खराब हैं और आप कुछ ना कुछ नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हो हमारे प्रोडक्ट्स पे, ये लोग भी लगाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स पे। नेक्स्ट इज स्लो इंप्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। अब ये आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे कम से कम 10 से 12 साल पहले साइन हुआ था, बट हम लोग इसको आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए, जबकि चाइना अंडर देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीजें बहुत तेजी से कंप्लीट करता है, इसलिए ये कंट्रीज चाइना के ज्यादा क्लोज जाती हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, तो यहाँ पर काफी सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे कस्टम प्रोसीजर, इनकंसिस्टेंट रेगुलेशन, ये हिंडर करते हैं स्मूथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो को। और म्यांमार को लेकर जो रिस्पॉन्स है वो काफी वेरी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ आसियान कंट्रीज कहती है देखिए रीजनल स्टेबिलिटी इंश्योर करना जरूरी है पहले तो, चाहे मिलिट्री जनता रूल करे या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जबकि कुछ कंट्रीज कहती है नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रिस्टोर करनी है। ठीक है? तो यहाँ पर एक डिफरेंस बना हुआ है कि म्यांमार की इशू को किस तरीके से टैकल करना है। फर्दर स्टेप्स में आप क्या कर सकते हैं, तो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स को एड्रेस करना जरूरी है, इमर्जिंग एरियाज में फोकस कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप कर सकते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स को और बेटर बना सकते हैं, सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी ये हम लोग इसके साथ कर रहे हैं सिंगापुर के साथ। ओके, इंडिया सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी विद मलेशिया एंड सिंगापुर, both of which have significant capabilities in semiconductor production, should be extended with other ASEAN countries as well. इमर्जिंग एरियाज में आपका डिजिटलाइजेशन, इंडिया टैक्स, ठीक है, हेल्थ
कोविन प्लेटफॉर्म को काफी कंट्रीज ने अप्रिशिएट किया। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे हैं, एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग लाइक 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं। चलिए हम अगले आर्टिकल पे चलते हैं जिसमें ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर का कुछ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। दिस इज क्रिटिक टू इंडियाज पब्लिक हेल्थ सिस्टम। फर्स्ट इज फेल्ट नीड्स एंड प्रोजेक्टेड नीड्स। अब देखिए इंडिया में क्या है कि पॉपुलेशन बहुत वेरी करती है। एक तरफ है पुअर पॉपुलेशन, उनका फोकस किस पे होता है, टीबी जैसी बीमारियों पर, या उनका फोकस होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पे, जैसे वाटर बॉर्न डिजीज वगैरह। ठीक है? जबकि जो थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके साथ अलग प्रॉब्लम है, जैसे कैंसर, इस तरह की चीजें ज्यादा होती है। तो हम ज्यादा फोकस किस पे करें, क्या हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस करें जैसे जन आरोग्य योजना करती है, या फिर हम सेकेंडरी एंड टर्शरी पे ज्यादा फोकस करें। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी ये रही है कि चलिए प्राइमरी को स्ट्रेंथन करेंगे पब्लिक फंड्स के थ्रू, और सेकेंडरी और टर्शरी को छोड़ देते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। बट प्राइवेट सेक्टर के लिए आप छोड़ देते तो क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। Okay. The public health needs in India vary across social strata, from disease of poverty like tuberculosis या फिर maternal mortality to environmental and chronic illness concerns like cancer of middle class. Okay. However, government policies address projected needs as seen by experts rather than felt needs rooted in life experience of the people. ठीक है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको लगता है कि हाँ ये जरूरत होनी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बना लेते हैं, बट अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पे जो लोग रह रहे हैं उनकी एग्जैक्ट नीड्स क्या है उसको कंसर्न, उसका ध्यान नहीं दिया जाता है। वरना आप सोचिए कि हमने कोविड जैसी बीमारी को हैंडल करने के लिए हमने पूरी मैन पावर लगा दी थी। ठीक है, हमने दवाइयां बना ली, हमने सब कर दिया, लेकिन टीबी जैसी बीमारी को हम लोग आज तक हैंडल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इट इज नोन एज द डिजीज ऑफ द पुअर, तो उतना ज्यादा सीरियस लेती नहीं है गवर्नमेंट। दूसरा, शिफ्ट इन पॉलिसी फोकस। दिस नेशनल हेल्थ मिशन सक्सेसफुली फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, building trust among the population. However, since 2018, government has shifted its focus towards publicly funded health insurance scheme like Jan Arogya Yojana, sidelining the strengthening of secondary and tertiary public health care. और ये इन्होंने जो सेकेंडरी और टर्शरी को पूरी तरीके से प्राइवेट के हाथ में छोड़ दिया, उस वजह से क्या होता है, एक बड़ी बीमारी आती है और मिडिल क्लास से आप सीधे बिलो पॉवर्टी लाइन में पहुंच जाते हो। नहीं, अब ये जो स्कीम्स भी रही हैं इनकी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसमें इन स्कीम्स में सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट किसी का हुआ है तो वो ये जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं इनका। इंश्योरेंस कंपनीज का सब फायदा रहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जरूरत नहीं है तो भी वो सर्जरी कर देते हैं कि चलिए बिल लगा देंगे, गवर्नमेंट से पैसा आ जाएगा हॉस्पिटल में। राइट, तो प्राइवेट सेक्टर को इसका फायदा बहुत ज्यादा मिला है। दिस स्कीम बेनिफिटेड private healthcare sector as hospitalization expenses are covered for only a fraction of the population. और इस वजह से आपने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीजें ज्यादा दे दी एंड यू हैव वीकेंड द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हुआ करते थे या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर हुआ करते थे, इनका सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज किया इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन 2018। नॉमेनक्लेचर आपने चेंज कर दिया, बट आपने पब्लिक हेल्थ केयर में जो फंडिंग होनी थी वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया कि उनका जो पूरा फोकस था वो शिफ्ट हो गया क्यूरेटिव केयर पे, जबकि हमें क्या करना है, प्रिवेंटिव केयर करना है। हम बीमारी आने का इंतजार क्यों करें जब हमें पता है कि इंडिया में 70% जो बीमारियां हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज से हैं। तो हम लोग अपने गांव गांव पीने का साफ पानी पहुंचाने पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि प्रिवेंटिव केयर दी जा सके, क्यूरेटिव की नौबत ही ना आए। नेक्स्ट इज public health system weakening. So this is government's failure to strengthen public health care, public sector healthcare, particularly at secondary and tertiary level, combined with focus on branding and superficial policy changes, threatens the integrity of public health system. ये सब कुछ सिर्फ superficially आप वो कर रहे हो अपनी स्कीम्स का, बट एग्जैक्टली आप उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। ये तो मैंने आपसे कहा था ये केरल के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिखा है, तो इसमें पूरा क्रिटिसिज्म है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का और कुछ नहीं है। सो उसमें ऐसा कुछ हमें ज्यादा काम का नहीं है, बट हाँ ये आर्टिकल अच्छा है, विद और विदाउट चाइनीज कंपनीज। अब इस आर्टिकल में अभी तक हमने कुछ बातें जानी थी, जैसे इवन अडानी ग्रुप भी इस बात से परेशान था कि गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने क्या किया, हमने चाइनीज लोगों को वीजा देना कम कर दिया, हमने वीजा देना बहुत कम कर दिया। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि चाइना की जो टेक्नीशियन है या उनकी जो स्किल मैन पावर है वो इंडिया आ नहीं पा रही है। ना व्हाट वी डिड कि हमने कहा कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया चलाना है, ठीक है, या पीएलआई स्कीम चलानी है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स तो इंपोर्ट कर ली,
ठीक है, वी इंपोर्टेड दिस, बट इनको रन करने के लिए जो चाइनीज मैन पावर चाहिए थी, जो टेक्नीशियंस चाहिए थे, जो मास्टर्स चाहिए थे, जो हमारे वर्कर्स को ट्रेन करते, वो नहीं आ पा रहे हैं। उस वजह से ये हो रहा है कि ऑल दीज मशीन्स आर लेइंग आइडल, राइट। तो यहाँ पर इवन अडानी ग्रुप ने भी रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से कि अपने वीजा नॉर्म्स को थोड़ा बेटर बनाइए, इजी कीजिए इन चाइनीज लोगों का वीजा, ताकि ये आ सके यहाँ पर। अदरवाइज फिर हम लोग कैसे मेक इन इंडिया को, तो मेक इन इंडिया चाइनीज के बिना हम वैसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, रॉ मटेरियल उनसे इंपोर्ट करते हैं, वो एक अपनी जगह है, बट उनकी मैन पावर, उनकी स्किल्ड टेक्नीशियन, ट्रेनर, मास्टर्स, वो उनकी भी जरूरत है हमें। सिर्फ मशीन्स ले लेने से, कैपिटल गुड्स ले लेने से हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। ओके, इसके बाद भी जिन कंपनीज ने हमारे यहाँ पर फैक्ट्रीज लगा ली, हमने कहा कि हमें मोबाइल फोन आप हमारे यहीं पे मैन्युफैक्चर कीजिए, तो उन्होंने लगा ली फैक्ट्रीज, बट अब उनके लिए कंसर्न ये है कि पहली बात तो आपके पास टच स्क्रीन बनाने की उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास सेमीकंडक्टर्स वगैरह की कोई यूनिट नहीं है जो हम डोमेस्टिकली प्रोक्योर कर सकें, तो हमें लाना अल्टीमेटली चाइना से ही पड़ेगा, राइट। तो पीएलआई स्कीम का बेनिफिट जरूर मिल रहा है इनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, कि प्रोडक्शन करते हैं तो सरकार इंसेंटिव देती है, बट द थिंग इज कि अभी भी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इन चाइनीज कंपनीज पर ही है ज्यादातर। तो मेक इन इंडिया हम चाइनीज कंपनीज के साथ मिलकर करें या उनकी बिना करें, ठीक है, तो इट शुड नॉट मैटर कि हम कैसे कर रहे हैं और जब तक कि वो प्रोडक्शन हमारी खुद की टेरिटरी पे हो रहा हो। ओके, चलिए इसको क्विकली देख लेते हैं इसमें क्या काम का है। फर्स्ट इज पीएलआई स्कीम एंड बजट एलोकेशन। तो इस साल का जो बजट आया 24-25 का, उसमें हमने यहाँ पर पीएलआई स्कीम का जो बजट था, जो फंड था, उसको और ज्यादा इंक्रीज किया। यानी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सीरियस है कि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ावा देना है। ठीक है, सो दिस शोज द कमिटमेंट टू फोस्टरिंग लोकल प्रोडक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एमिंग फॉर इंडिया टू बिकम ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। और हमने किया भी है, मोबाइल फोन्स में हम लोगों ने बहुत बेटर किया है, बट अगेन वियतनाम से काफी कम किया है। ये वियतनाम ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमसे कहीं ज्यादा तेजी से आगे गया है, और वो इसीलिए गया है क्योंकि दो चाइना के एंटेगोनाइज है वो, ठीक है, चाइना के अगेंस्ट है, उसकी चाइना के साथ तनातनी चलती रहती है, हमसे ज्यादा चलती है, बट उसके बाद भी उसने इतना लिबरल बना रखा है ट्रेड को पूरा, कि चाइनीज कंपनीज को आके हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, करो, अपनी स्किल मैन पावर लानी है ले आओ, मशीन्स लानी है ले आओ, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में करो। लेकिन हमने गलवान इंसिडेंट्स के बाद ये सारे नॉर्म्स बहुत टाइट कर दिए, और उस वजह से हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए। अब इंडियन मोबाइल मार्केट भी देखोगे तो उसमें डोमिनेंट चाइना के ब्रांड ही हैं। एक तो उनकी क्या है, मोबाइल सस्ते होते हैं कंपेयर टू अदर्स, और दूसरा ये मार्केटिंग बहुत तेजी से करते हैं। अगर आप छोटे स्मॉल टाउन में भी जाओगे ना, तो वीवो वाले वो और टेडी बियर्स टाइप कुछ हवा के बलून्स टाइप बना के सड़क पे वॉक करते रहते थे, ठीक है, जो कि हमने देखे हैं अपने इधर, ठीक है, वो ऐसे टेडी बियर टाइप बना के वीवो का, और वो ऐसे वॉक करते रहते थे सड़कों पे। तो इस तरीके से वीवो ने मार्केट कैप्चर किया। अदरवाइज एक टाइम था कुछ साल पहले जब इंडिया का 70% मार्केट सैमसंग के पास था, बट इसने इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग शुरू की वीवो और ओप्पो ने, कि वो सैमसंग पूरी तरीके से बाहर हो गया आज। ठीक है, हम बात तो कर रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं कि इंडिया में बनाइए, बट इसके बाद भी जो चाइनीज कंपनीज हैं वही मेजर प्लेयर हैं हमारे स्मार्टफोन मार्केट में। ब्रांड्स लाइक Xiaomi, Vivo, ठीक है, अब तो जो लोग एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते वो वन प्लस प्रेफर करते हैं। वन प्लस बनाया ही गया है एप्पल को कॉम्पीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी प्राइसिंग जो है वो कॉम्पिटेंट होती है, टेलर्ड फीचर्स बना सकते हैं वो, जैसे हमारी कंट्री के लिए सुटेबल है या हमारे लोगों को जिस तरह की फीचर्स की जरूरत है, और एक्सटेंसिव मार्केटिंग एफर्ट्स। ठीक है, तो ये लोग हमारे यहाँ अब मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रही है, बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। इंडियनाइजेशन ऑफ चाइनीज ऑपरेशन, जस्ट अ सेकंड। ओके, अब क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हुई, सभी ने कहा चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। हमने भी वोकल फॉर लोकल का नैरेटिव दिया पोस्ट 2020 गलवान इंसिडेंट। हमने कुछ रेगुलेटरी चेंजेस भी किए कि आप यहाँ आइए, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट लीजिए और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। ठीक है, तो अब जो चाइनीज ब्रांड है वो भी इंडियन पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं कि चलिए इंडिया की किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कि मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया के पास। ठीक है, लोकल एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर रही है चाइनीज कंपनीज, दे आर कोलैबोरेटिंग विद द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर टू मीट दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई कंपनी है तो उसमें इतनी परसेंट पार्टनरशिप इंडियन सिटीजन की होनी चाहिए, राइट, और साथ में पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक, तो चाइना की भी जो ऑपरेशंस थे उनका भी इंडियनाइजेशन हो रहा है, तो ये भी थर्ड स्टेप बहुत अच्छा था। दूसरा, अब अगर हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लगा भी लें मोबाइल्स की, लेकिन उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स है, वो चाइना या दूसरी कंट्री से आ रहा है, ताइवान से या दूसरी जगह से, ठीक है, तो उसके लिए उतनी ही रेजिलियंट सप्लाई चेन भी बनानी होगी हमें। और वो कैसे हो सकती है,
हम दूसरों पे डिपेंड ना रहें, हम खुद बाहर जाके दूसरी कंपनीज को एक्वायर करें जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं इसका, तभी हम लोग सेफ रहेंगे। ठीक है, तो वैसे ही कुछ किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसने दो ताइवानी सप्लायर्स को ओवरटेक किया, दैट इज वेस्ट्रॉन एंड पेगाट्रॉन। ठीक है, तो ये बताता है कि हम लोग इसमें भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, हमारे इंडियन प्लेयर्स स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में। ठीक है, ताकि हम लोग लोकल एक्सपर्टीज भी डेवलप कर सकें, एट द सेम टाइम वी शुड रिड्यूस द रिलायंस ऑन फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स। क्योंकि अगर वहां से टच स्क्रीन आना बंद हो गई या बैटरीज आना बंद हो गई, तो अगेन प्रॉब्लम है कि फिर आप अपनी यहाँ अपने आपने जो फैक्ट्री लगाई है मोबाइल की, वो कैसे बनेगी। बट अगेन आगे भी काफी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले जो चैलेंजेस है फैक्ट्री फेस करती है वो है एंसिलरी इंडस्ट्रीज, यानी कि जो मोबाइल के पार्ट्स हैं वो बनाने वाली उतनी अच्छी फैक्ट्रीज यहाँ नहीं है। हम लोग सिर्फ बाहर से मोबाइल के पार्ट्स ला रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ असेंबल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिस इज मेक इन इंडिया, बट एग्जैक्टली वो नहीं है। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है हमें फुली लोकलाइज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ अभी नहीं है। ठीक है, उतना रोबस्ट सप्लायर नेटवर्क नहीं है जो हमें सप्लाई कर सके सारे रॉ मटेरियल्स टाइमली। कंसिस्टेंट यूटिलिटी सर्विसेज नहीं है, जैसे सेमीकंडक्टर की जो वेफर्स होते हैं उनको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड प्योर वाटर, इसको कहते हैं हम लोग यूटिलिटी सर्विस। तो ये उतनी अच्छी नहीं है हमारे यहाँ पर। दूसरा, हमारी वर्क फोर्स उतनी ज्यादा ट्रेन नहीं है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग वही करें जो वियतनाम ने किया, वी शुड फॉलो ए बैलेंसिंग एक्ट विथ चाइना। While India push for self-reliance, it is good, but there are some practical challenges in reducing the Chinese involvement due to scale and complexity of electronics industry. So first thing is we need to ease the visa norms for Chinese technicians. Okay, and उनके जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं चाइनीज कंपनी से उसको भी थोड़ा सा और इजी बनाने की जरूरत है। India's path towards becoming a global manufacturing hub requires balancing the promotion of homegrown industries with the pragmatism of allowing foreign investment, particularly from China, to meet its immediate goals. Vulnerability of लिव इन कपल्स। अब देखिए, एक श्रद्धा वॉकर का केस हुआ था, शायद आप लोगों ने फॉलो किया भी हो। ठीक है, वहां पर मीडिया ने क्या किया था, दैट, एक सेकंड, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि मीडिया ऑब्टेन्ड दी सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशंस ऑफ हर, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल एंड ट्रैवल डिटेल्स फ्रॉम द पुलिस एंड हर फ्रेंड्स टू रिट्रेस हर की लाइफ डिसीजन। क्योंकि हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता है हमारे मीडिया में, तो यहाँ पे श्रद्धा वॉकर का जो लिव इन पार्टनर था वो मुस्लिम था, तो इन लोगों ने उसकी पूरी डिटेल्स चैट वगैरह सब निकाल ली मीडिया वालों ने। बट अब ये बताइए, क्या इसमें वो डिबेट नहीं आनी चाहिए थी कि पर्सनल डेटा आप कैसे ब्रीच कर रहे हो किसी लड़की का, ठीक है, इंडिविजुअल की प्राइवेसी आप कैसे ब्रीच कर रहे हो। तो हमारा मीडिया ये सब भूल जाता है, सारे एथिक्स भूल जाता है साइड में। रही बात लिव इन कपल्स की, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये एक्सटेंड होता है टू लिव इन पार्टनर्स ऑल्सो। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, 2006 में एक केस आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था इंटरकास्ट मैरिजेस को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोटेक्शन है, कई बार क्या होता है इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं तो लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है? तो उस चीज में इन्होंने कहा कि ये जो इंटरकास्ट मैरिज को प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन लिव इन कपल्स को भी दी जाएगी। यानी कोई लिव इन में रह रहा है और पेरेंट्स या फैमिली आपको हार्म करने के लिए ढूंढ रही है, तो आप प्रोटेक्शन सीख कर सकते हो। उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ मैरिड कपल्स को दी जाएगी, लिव इन को भी दी जाएगी। The law offers protection against domestic violence to women in such setup as well. अब लिव इन में अगर कोई लड़की कहती है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि ये तो आपका लिव इन का इशू है, मैरिज का है ही नहीं, मैरिड नहीं हो आप दोनों, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लिव इन पार्टनर्स को भी अंडर दिस डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन दी जाती है। ओके, और अगर बच्चे हो जाते हैं बाई चांस, तो प्रॉपर्टी राइट्स टू चिल्ड्रन ऑफ सच कपल्स ऑल्सो। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी राइट्स भी बनता है। समग्र शिक्षा फंड डिले पनिशेस और रोल मॉडल स्टेट। अब इस पे हम काफी बार बात कर चुके हैं तमिलनाडु वेस्ट बंगाल केस में, कि जब तक गवर्नमेंट कहती है कि पीएम श्री स्कीम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन दोनों को एक्सेप्ट कीजिए तभी हम फंड रिलीज करेंगे। अब पीएम श्री स्कूल का मैंने आपको पूरा डिस्कस किया था पहले, ठीक है, दोनों चीज मैंने एक ही दिन डिस्कस की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि पीएम श्री में ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं जो बहुत बेस्ट कंडीशन में चल रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल, कह रहे हैं इनको पीएम श्री माना जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट से ये कहना है कि अगर आपको लेना ही है तो आप खराब स्कूल लीजिए ना, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, जिनका रिजल्ट खराब है, आप उनको बेटर बनाइए। जो ऑलरेडी टॉप क्वालिटी में चल रहे हैं उनको लेकर और फिर आप वर्ड यूज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो फिर वो पॉलिटिक्स आ जाती है बीच में कि सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रख के आप उन्हीं की ब्रांड वैल्यू कर रहे हो, तो लोग फिर वही, छोटे बच्चे भी यही कहते हैं मोदी जी नहीं तो कौन। आपको लेना है तो आप स्टेट्स में जो सबसे बुरे हाल में सरकारी स्कूल है आप उनको लीजिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, उनकी टीचिंग और
रिजल्ट सुधार रही है, ठीक है, बट सेंटर यहाँ इंसिस्ट करती है नहीं, हम जो स्कूल चूज कर रहे हैं बेस्ट, आप उनको पीएम श्री में इंक्लूड कीजिए। साइक्लोन्स वगैरह ये सब आप उससे पढ़ लीजिएगा आपकी एनसीईआरटी से। ओके, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन मैं यहाँ पे आपको पहले तो कुछ थोड़ा सा स्टैटिक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी तक आप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट ये चीजें पता होंगी कि हमारा इंडियन मानसून कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे सॉरी, कलर चेंज करना पड़ेगा। जब हम इक्वेटर के नीचे जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरीके से ट्रेड विंड चलती हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट से, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर जब इक्वेटर को क्रॉस करती है तो अंडर कोरियोलिस फोर्स ये क्या करेंगी, इनको अगर सीधा जाना था तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगती है, दैट इज कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। और ये डिफ्लेक्ट होते होते अब इस तरीके से फ्लो करने लगती हैं और ये एंटर करती है हमारी वेस्टर्न कोस्ट से, जिसे हम कहते हैं केरल में मानसून बर्स्ट, ठीक है। फिर ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, एक चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, दूसरी हो जाती है अरेबियन सी में। अरेबियन सी में तीन जगह से एंटर करेगी, एक ये पालघाट से एंटर करेगी, दूसरा महाराष्ट्र रीजन से एंटर करेगी और तीसरा गुजरात से, ठीक है। ये अरेबियन सी ब्रांच, इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, तो ये हमारी पूरी ईस्टर्न इंडिया, ये यहाँ पे जो हिल्स होते हैं उनसे टकरा के वापस से इंडिया की तरफ आती है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न रीजन पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच मानसून लेके आती है, और ये दोनों आके गंगा वैली में यहां कहीं आके ये मर्ज हो जाती हैं दोनों, ठीक है। ये सब अभी तक आपको पता है। तो अभी तक यही माना जाता था कि ये पूरा जो इंडियन मानसून है वो इस तरीके से फंक्शन करता है। फिर साथ में हमारा ये जो हीटिंग वगैरह होती है, सन नॉर्थ में रहता है समर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, हमारा एक आईटी सीजेड, राइट, ये डेवलप हो जाता है। लेकिन जब मानसून आता है तो आईटी सीजेड हट जाता है और यहां से फ्लो होना शुरू हो जाती है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, राइट, यहां तक का पता है इतना सब, ठीक है। लेकिन जो मानसून है वो सिर्फ इतने से ही इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं, और जिसमें एक नया फैक्टर निकल के आया है रिसर्च में, विच इज नोन एज आर्कटिक आइस मेल्ट, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ दो बातें याद रख लीजिए, ठीक है। पहली बात कि आर्कटिक 4 टाइम्स फास्टर वार्मर हो रहा है, ठीक है। और ये जो आइस मेल्ट हो रही है यहां से, इसका इंपैक्ट इंडियन मानसून पे भी फील किया जा रहा है, दो तरीके से। अब एक सबसे गलत चीज जो ये कर रहा है वो ये कि ऐसा नहीं है, एल नीनो की तरह नहीं है कि अगर ये सिचुएशन बनी तो इस साल ड्रॉट आ जाएगा, ये सिचुएशन बनी तो फ्लड आ जाएंगे, नहीं। ये आर्कटिक कुछ इस तरीके से, यहाँ से डिस्टर्बेंस जो हो रहे हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि यहाँ पे सपोज कि वेस्टर्न में वेस्टर्न में ज्यादा बारिश हो रही है, बाकी में ड्रॉट हो रहा है, ठीक है। या फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला जो रीजन है इसमें ज्यादा बारिश हो रही है लेकिन यहाँ ड्रॉट हो रहा है। यानी ये इंडियन मानसून को और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना रही है आर्कटिक ग्लेशियर मेल्ट। और इसीलिए मैंने जब आपको आर्कटिक पॉलिसी पढ़ाई थी इंडिया की, मैंने उसमें कहा था आपको कि हम लोग तो उसके मेंबर नहीं है, हमारी टेरिटरी भी वहां नहीं लगती, तो हम लोग उसमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट इसलिए करना है कि उसमें हम जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे उतना बेटर होगा हमें मानसून को समझने में, राइट। उस पर अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं। ये है हमारी जो जेट स्ट्रीम्स वगैरह फ्लो करती हैं, ठीक है। और जब ये मेंडरिंग करना शुरू कर लेती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉसबी वेव्स। अब ये वेव्स की तरह क्यों शुरू होती हैं, देखिए उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इक्वेटर या ट्रॉपिकल में से गर्म हवा ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, ठीक है। और जबकि जो कोल्ड एयर है पोलर रीजन में, वो नीचे की तरफ आना शुरू करती है। तो जब ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर के एयर मास मिलते हैं तब जाके आपकी ये इस तरीके से ये बनता है, ठीक है। अब ये मियंडर करना क्यों शुरू कर देगा, ठीक है। जब ये नीचे से वार्म एयर जा रही है, ऊपर से कोल्ड एयर जा रही है, ठीक है, तब ये ऊपर नीचे जब ये मियंडर करना शुरू कर देते हैं और फिर जब ये सेपरेट होते हैं तब ये बना देते हैं कई जगहों पे लो प्रेशर और कुछ जगहों पे हाई प्रेशर, ठीक है। और ये रोटरी वेव भी सबसे बड़ा रीजन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स या फिर एंटी साइक्लोन्स। अब इसके लिए यहां पर जिस रीजन की बात की जा रही है वो ये है जो आप लाइट ब्लू में देख रहे हो, दिस रीजन। यहां पे जो मेल्टिंग हो रही है उसका असर देखा जा रहा है इंडियन मानसून पे। ये सब आप मार्क किए हैं मैंने आपके सामने। ये बेरिंग सी है, ये कराची है, ठीक है। उसके अलावा ये बैरेंट सी, ये वो सॉइलबर्ड है जहां पर वो बनाई गई है जहां पे हमने सीट्स वगैरह रखे हैं वर्ल्ड में, ठीक है। लेब्राडोर सी, बैफिन बे, हडसन बे। अब ये सब आते हैं अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है, जिनको हम कहते हैं हायर लैटिट्यूड, राइट। अभी पूरे टॉपिक पे हम आएंगे, अभी पहले आप इसी देख लीजिए, ठीक है, ये सब आप खुद से देख लीजिएगा।
इसमें पता है आप लोग ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो, कभी आइस ना यहाँ तक हुआ करती थी ब्लू वाली तक, आज ये आइस सिमट के रह गई है सिर्फ रेड वाले तक। ठीक, तो इतना तेजी से यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है 1991 एंड 2018 में। चलिए जेट स्ट्रीम्स की बात कर लेते हैं। तो सर्कमपोलर होती है, ठीक है, नैरो एंड कंसंट्रेटेड बैंड होता है, मियांडरिंग करती है, अपर ट्रोपोस्फियर में मिलती है हमें, हाई वेलोसिटी होती है, जियोस्ट्रॉफिक स्ट्रीम्स भी कहते हैं हम इनको, लो स्पीड होती है जनरली एंड दे आर पार्ट ऑफ अपर लेवल वेस्टर्लीज। अब जब ये अब इनकी ये जो मियांडरिंग है ना वो डिपेंड करती है कि यहाँ पर जो लैंड मास है और जो हमारे ओशंस हैं इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उस पर, राइट। और इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कंट्रास्ट, राइट। तो उस पे बेस ये लोग कभी कहीं पे हाई बेल्ट बना लेते हैं और कहीं पे लो बना लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि जब इनका हम लोग शेप देखते हैं तो ये ओमेगा जैसा शेप दिखता है जो कि ग्रीक लेटर था एक, ठीक है, ओमेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग ओमेगा ब्लॉक कहते हैं, लो हाई लो, और ये इसी तरीके से चलता रहता है। अब पता है इसीलिए से जब हम लोग एमॉक कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, मैंने एक बार पहले पढ़ाया था न्यूज़पेपर में काफी टाइम पहले, ठीक है, रिवीजन सीरीज में वापस पढ़ाऊंगा। तो एमॉक जो होता है ना उसमें यही होता है कि एक हाई प्रेशर कहीं का लो प्रेशर। अब अगर मान लीजिए कि ये जो डिसेंडिंग लिम है, ये जब ये वेव मूव कर रही है और हमारा इंडिया इस डिसेंडिंग लिम के नीचे आ गया तो हमारे यहाँ ड्रॉट आ जाएगा, ठीक है। और सपोज कीजिए कि जब वेव मूव करेगी अगर हमारा इंडिया यहाँ आया राइजिंग लिम की तरफ तो फिर हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है। ये इंपैक्ट होता है अमोक का हमारे मानसून पे, ठीक है। तो यही सब जो न्यू न्यू रिसर्च निकल के आ रही है वो यही बता रही है कि इंडिया का मानसून उतना सिंपल नहीं है जितना कि हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है अभी तक, ठीक है। मेंडरिंग की बात कर लेते हैं। When temperature contrast is maximum, jet stream flows near the straight path. जब टेम्परेचर कंट्रास्ट मैक्सिमम रहेगा तब स्ट्रेट पाथ में फ्लो करती है, लेकिन जब टेम्परेचर कंट्रास्ट रिड्यूस हो जाता है तो दिस जेट स्ट्रीम स्टार्ट्स टू फ्लो इन meandering पाथ। अभी मैं आपको एक पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा प्रीलिम्स का, उससे भी आपको समझ में आएगा। सो दिस meandering डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर कंट्रास्ट यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब मैं पहले आपको टेम्परेचर कंट्रास्ट के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। देखिए एक तरफ है हमारा लैंड, ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारा ओशियन। अब एक कंसेप्ट आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि कितनी ज्यादा हीट हम किसी बॉडी को दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा होगी, वाटर की या लैंड की? वाटर की, ठीक है, क्योंकि वाटर धीरे धीरे बॉईल होगा, लैंड तेजी से बॉईल होता है और तेजी से ठंडा होता है, ठीक है। जब गर्मी पड़ती है तो लैंड तेजी से गर्म भी होता है और तेजी से ठंडा भी हो जाता है रात में, ठीक है। तो ओशियन यानी कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है, और इसका रीजन है कि वाटर की मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इस वजह से वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई रहती है, ठीक है। अब ये सोचिए कि विंटर और समर की जब बात आ रही है, चलिए मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखाई देता हूं यहाँ पे। The temperature contrast between is greater between continents and ocean during summer than in winter। तो अब बताइए कि समर्स में ये जो कंट्रास्ट है ज्यादा होगा या विंटर में ज्यादा होगा, ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड ओशियन। ओके, सोच लिया। तो यहां पर पूछा गया था हमें कि इट इज ग्रेटर बिटवीन कॉन्टिनेंट ओशियन ड्यूरिंग समर देन विंटर। ये गलत है, समर्स में नहीं विंटर में ज्यादा होता है टेम्परेचर कंट्रास्ट। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि एक तरफ ये है हमारा ओशियन, ये है लैंड, ओके। तो ओशियन में जब सपोज कीजिए अभी विंटर सीजन चल रहा है तो ये वाटर धीरे धीरे बॉईल हो गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि ओशियन ऑब्वियसली बात है वाटर स्टोर करता है हीट को, सनलाइट को, ठीक है। तो ये धीरे बॉईल होगा, सपोज कीजिए कि गर्म होते होते दिन भर में 15 डिग्री तक पहुंचा। लेकिन विंटर में लैंड जो होगा वो दिन में जब सन है तभी तेजी से होगा, सपोज कीजिए कि ये ऑलमोस्ट 25 तक चला गया, रात में डिक्लाइन होते होते ये वापस से आ गया कहीं 10 डिग्री पे, ठीक है, ये तेजी से ठंडा होगा। लेकिन ये इसने हीट एब्सॉर्ब की है ओशियन ने, ठीक है, एब्सॉर्ब की है। अगर चलिए रात भी हो गई तो ये ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री तक ही जाएगा, बस इससे ज्यादा ठंडा नहीं होगा। तो ये जो डिफरेंस है 10 डिग्री और 12 डिग्री, ये बहुत नैरो रेंज है, ओके। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हुआ था। दूसरा, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। तो यस, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, इसलिए इसका आंसर था
स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट के कंसेप्ट से, और ये कहीं से नहीं, ये सिंपल आपकी एनसीईआरटी से आया था ये क्वेश्चन, राइट। चलिए, और रॉसबी वेव्स के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, द मियांडरिंग जेट स्ट्रीम्स आर कॉल्ड एज रॉसबी वेव्स। ठीक है, ये भी एक नेचुरल फेनोमेना ही होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट में वेरिएशन होता है क्योंकि देखिए कोरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वेटर पे जीरो हो जाता है। इसलिए जब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इक्वेटर पे साइक्लोन क्यों नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस इफेक्ट जो है वो बिल्कुल जीरो होता है। ओके, दैट इज व्हेन टेम्परेचर कंट्रास्ट इज लो, यानी कि लैंड ओशन के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस जब ये लो होता है तो स्पीड ऑफ जेट स्ट्रीम इज ऑल्सो लो एंड कोरियोलिस फोर्स इज वीक, और इसी वजह से मेंडरिंग ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ज्योग्राफी कंसेप्ट थे जो इसलिए जानने थे सिर्फ क्योंकि यहाँ पर ये चीज समझने में हमें मदद मिलेगी। बाकी अगर सिर्फ एग्जाम में कोट करना होगा तो इस पूरे आर्टिकल में से आपको सिर्फ इतना से ही लेना है कि आर्टिकल में जो आइस मेल्ट हो रही है उस वजह से हमारा जो मानसून है वो और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। ऑब्वियसली अगर न्यू प्रिपरेशन शुरू की है तो अभी नहीं आएंगी, बट यहाँ पे देखिए एक बार, less sea ice in the central Antarctic leads to lower rain in the western and peninsular India, but more rain in central and northern India। ठीक है, ये पॉइंट आपको सिर्फ ये बता रहा है कि अगर वहां पर आइस कम होती है आर्कटिक में तो उस वजह से हमारे यहाँ वेस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया में कम बारिश होती है, लेकिन सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड लोअर सी आइस लेवल इन दी अपर लैटिट्यूड यानी 60 डिग्री तक के, ठीक है, बैरेंट सी तक के, आर्कटिक में नहीं जा रहे हैं, उसके नीचे ही। ठीक है, उनको हायर लैटिट्यूड इसलिए बोल रहे हैं कि 60 डिग्री के बियॉन्ड है। इन अपर लैटिट्यूड इन द बैरेंट करा सी रीजन एनकम्पासिंग द हडसन बे या गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस या सी ऑफ ओखोस्ट, ठीक है, जापान के पास है, दे डिले द मॉनसून ऑनसेट एंड रेंडर इट मोर अनप्रिडिक्टेबल। तो आर्कटिक में और हायर लैटिट्यूड्स में जो कुछ भी हो रहा है उस वजह से हमारा जो मॉनसून है वो और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, सेंट्रल अंटार्कटिक में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो भी दिक्कत हो रही है, और अगर अपर लैटिट्यूड्स यानी 60 डिग्री के बियॉन्ड हो रहा है तो उससे भी हमारे यहाँ चेंजेस हो रहे हैं, राइट। Now, when the sea ice levels in the central Arctic increase, the heat transferred from the ocean to the atmosphere triggers a cyclonic circulation at slightly lower latitude, जो कि मैंने आपको नीचे दिखाया था मैप में, साइक्लोन एंटी साइक्लोन। ठीक है, ये बोल्स्टर करता है रॉसबी वेव्स को, जो कि एक फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम है हाई एयर की, हाई इन द एटमोस्फियर क्रिएटेड बाय अर्थ रोटेशन। रॉसबी वेव की डेफिनेशन है ये, एंड डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर एंड वेदर सिस्टम दैट मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। The enhanced Rossby waves result in high pressure over northwest India, ठीक है, and low pressure over the Mediterranean region, and this strengthens the narrow concentrated band of wind called as Asian jet stream over the Caspian Sea, causing the subtropical easterly jet to shift northwards। ठीक, और इस वजह से क्या होता है, ये पूरा जो हाई प्रेशर रीजन है ये बन जाता है सेंट्रल एशिया के ऊपर, और ये पूरा डिस्टर्ब कर देता है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को ओवर इंडियन लैंड मास। ठीक है, तो ये सब इतना डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी आर्टिकल शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। एट द सेम टाइम मैं आपको इसको सेपरेटली भी एक वीडियो में ले लूंगा ताकि मैं आपको ये सारे कंसेप्ट एक ही जगह पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तब जाकर ये चीजें और क्लियर होंगी, क्योंकि रॉसबी वेव, जेट स्ट्रीम, ये कईयों को कंफ्यूज करता है। आई टोटली एग्री विद दैट, तो इसके लिए हमें एक सेपरेट सेशन की जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट 40 मिनट्स के। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे लिए काम का क्या है अपने आंसर में, climate change accelerating the reduction of Arctic ice sea exacerbate the variability and unpredictability of Indian summer monsoon rain. Lower Arctic ice can lead to more frequent and severe drought in some region while causing the excessive rainfall and flooding in other regions. So there is urgent need to expand the research on climate dynamics and for scientists to prepare more accurate forecast of ever changing monsoon। ठीक है, अभी अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है, गुजरात में होने वाला है, ऐसी वार्निंग दी गई है। ठीक है, तो बस ये इतना ही है जो आपको मेंस में अपने आंसर में इंक्लूड करना है। बाकी ये सारे कंसेप्ट मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो में या फिर प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में सारे डिस्कस करूंगा। ठीक है, मॉक वगैरह सब कुछ। पार्लियामेंट्री कमिटीज हमने बात की थी, 24 स्टैंडिंग कमिटीज हैं, डेडलॉक बना हुआ है क्योंकि ऑपोजिशन कुछ अलग कमिटीज डिमांड कर रहा है, लेकिन सेंटर कह रहा है हम आपको वो नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली थी, बट ये कह रहे हैं सितंबर 20 तक हम लोग सॉर्ट आउट करके सेटअप कर देंगे। सेकंड थिंग इज इंडिया और क्वाड ने अपनी जो होस्टिंग थी उसको स्वैप किया है,
ठीक है, यूएसए कह रहा है हम इस साल कर लेते हैं क्योंकि फिर हमारे यहाँ इलेक्शंस हैं, और इंडिया ने कहा है ठीक है हम 2025 में होस्ट कर लेंगे। यानी कि जो भी यूएस के न्यू प्रेसिडेंट बनेंगे वो आएंगे इंडिया की विजिट पर फॉर द क्वाड समिट। क्वाड का रेलेवेंस हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आकुस का हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही गए होंगे, आप वहां से देख सकते हैं उसको। बाकी कभी दोबारा डिस्कस कर लेंगे, और प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में ऑफकोर्स हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे। ऑल स्टेट मस्ट अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज धनकर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, 10 अगस्त का सेशन देख लेना, दोनों चीज अच्छे से डिस्कस हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी एंड पीएम श्री स्कूल भी। ठीक है, सेम चीज दोबारा नहीं कराएंगे। इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी टॉप गियर में चल रही है, हम काफी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस के नाम जान लीजिए। इंडिया और यूएस ने की है युद्ध अभ्यास महाजन फील्ड रेंज में, जो कि राजस्थान में है। इंडियन एयरफोर्स ने की थी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, बायोलैटरल नहीं है मल्टीलैटरल है, काफी सारी कंट्रीज आई थी, तरम शक्ति जोधपुर में। मालाबार एक्सरसाइज होने वाली है बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूएस। ठीक है, ये विशाखापट्टनम कोस्ट पे होगी। सिमिलरली श्रीलंका के साथ हम बायोलैटरल एक्सरसाइज करते हैं मित्र शक्ति, जो कि श्रीलंका में ही होगी इस बार। ठीक है, तो ये 4 एक्सरसाइज यहाँ पे दी है, मैचिंग करने को आ जाता है एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज अच्छी की है कि इन्होंने यहाँ पर अपने सेंसस में इंक्लूड किया है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो कहीं ना कहीं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए इन लोगों ने कुछ बेटर प्रोविजन बनाए। तो इसको आप भी कोट कर सकते हो अपने एग्जाम में कि अगर हम लोग भी इनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को सेंसस में इंक्लूड कर लें तो एटलीस्ट दे विल आल्सो हैव अ वॉइस, अ विजिबिलिटी। ठीक है, और इस वर्ड्स को यूज कीजिएगा, एलजीबीटी कम्युनिटी, यू मैटर, यू हैव बीन हर्ड एंड यू विल बी काउंटेड। ठीक है, इस तरह के पॉइंट्स आपके आंसर को इंपैक्टफुल बनाते हैं। बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है। सो ओके, साइंस वाले पेज में हमारे काम का ज्यादा कुछ नहीं है, एक चीज है सिर्फ, और इसके लिए मैंने आपको ये ट्रीटी ऑलरेडी कराई है पहले, आउटर स्पेस ट्रीटी। इसका आर्टिकल 9 क्या कहता है, एक्सप्लोर आउटर स्पेस वाइल अवॉइडिंग हार्मफुल कंटेमिनेशन एंड एडवर्स चेंजेस इन द अर्थ एंड बॉडी एनवायरमेंट्स ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैटर। अब कई बार क्या होता है कि आप जब सैंपल रिटर्न मिशन करते हो ना, जैसे अभी चाइना करने वाला है मार्स के लिए, चाइना Tianwen 3 एम्बिशियस मार्स सैंपल रिटर्न मिशन 2028। ठीक है, तो ये सैंपल रिटर्न में क्या होता है, कई बार को दूसरे ग्रह पे कुछ बैक्टीरिया या कोई भी, ठीक है, कोई भी माइक्रोबियल लाइफ जो एलियन है, हमारे बायोस्फीयर का पार्ट नहीं है, ऐसी माइक्रोबियल लाइफ अर्थ पे ना आ जाए और उससे डैमेज ना कराए हमारे बायोस्फीयर को, उसके लिए आपको ये प्रिंसिपल डाला गया है अंडर सेक्शन 9 ऑफ दिस ट्रीटी, प्लानिटरी प्रोटेक्शन। ठीक है, टू प्रिजर्व द बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ एंड बॉडी अगेंस्ट कंटेमिनेशन बाय एलियन माइक्रोबियल लाइफ। ठीक है, तो ये आउटर स्पेस ट्रीटी में आपके साथ ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो आज के न्यूज़पेपर में हमें काफी चीजें ऐसी मिली, जैसे आर्कटिक ट्रीटी एंड इंडिया आर्कटिक पॉलिसी। ठीक है, वो हमने पहले डिस्कस की थी। दूसरा, आउटर स्पेस ट्रीटी हमने पहले डिस्कस की हुई है, राइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड पीएम श्री। तो ये इतने टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें हमने आज के लेक्चर में अवॉइड किया है। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कुछ फॉलो कर रहे हो तो फिर रेगुलरली कीजिए। आज का डिस्कशन मैं मानता हूं, देखिए उतना अच्छा नहीं था वैसे भी, क्योंकि आसियान के अलावा न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ था नहीं, 2 आर्टिकल थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे। एंड ये जो ज्योग्राफी वाला इशू था वो इतना आसान नहीं है कि वो 5, 10 या 15 मिनट में समझाया जा सके। ठीक है, इट रिक्वायर्स ए प्रॉपर सेपरेट सेशन, वो मैं आपके साथ डेफिनेटली करूंगा, उसमें मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, जेट स्ट्रीम, रॉसबी वेव्स क्या होती हैं। ओके, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.